आज के इस क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पिछला क्लास से आगे बढ़ते हैं। आज का पॉइंट है साल्ट यानी लवण। तो लवण कैसे बनता है इसके बारे में इससे पहले भी बताया गया है और आज फिर से मैं बता रहा हूँ। तुम लोगों को पता होगा भस्म प्लस अम्ल बराबर क्या होता है? लवण और जल। अब जैसे एक हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, OH है। एक अम्ल ले लिए HCl। मैंने तुम लोगों को कहा था कि यह अम्ल बार बार आएगा, फिर आ गया। इसका नाम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तुम लोगों को यह भी मैंने कहा था कि इसका OH और इसका H दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 2 H है एक O है, यानी क्या हो गया? H2O हो गया। और इसमें क्या बचा? Na बचा। और इसमें क्या बच गया? Cl बच गया। यानी इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। यहाँ भी मैं इसका नाम लिख देता हूँ। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम OH हो गया हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। तो यह तुम लोगों को याद हो गया होगा कि जब हम अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराते हैं क्या बनता है? लवण और जल बनता है। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। बैठ गई बात ये दिमाग में? यह एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे ये कौन चीज हुआ है? H2SO4। इसका नाम क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। और प्लस यही दे देते हैं NaOH दिए। ये अम्ल हो गया। ये बस दोनों की अभिक्रिया करेंगे। कितना H है यहाँ? 2। यहाँ कितना OH है? एक H एक OH तब न जल बनेगा। लेकिन यहाँ H हो गया ज्यादा, एक छोड़ दीजिए, एक ले लीजिए। तो बाकी एक नहीं, दोनों को सेट करना पड़ेगा। इसके लिए देखो एक और ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? अब देखो 2 H है, एक H यहाँ एक H यहाँ, तो 2 H दोनों जगह सेट हो गया। तो कितना बन गया? यहाँ H2O बना। एक और H2O बना। 2 H2O बना। एक H इससे ज्वाइंट हुआ तो H2O हो गया। एक H इससे ज्वाइंट हुआ तो यह H2O बन गया। बनाया नहीं? ठीक है। वो भी तो तब जुट जाएगा ना। क्या? H2 जुटा तो वो भी जुट जाएगा। आज सुनो, यहाँ पर 2 H है ना, एक H दे दो इसको और एक H दे दो इसको। यहाँ हो गया H2O, ये भी हो गया H2O। और भी क्वेश्चन करो, बोलो। OH में H को जोड़े। OH में H को जोड़े। तुम्हारा प्रश्न यह है कि यहाँ H2 है ना, उसमें O को जोड़ देंगे। नहीं सर, वहाँ भी H2SO है ना, SO4 यही ना।
बहुत अच्छा, तो वो 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा। हम लोग जानते हैं कि अम्ल में होता है विस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन लगा रहता है, और इसमें OH, यही H और OH आपस में ज्वाइंट होगा, यही H और यही OH आपस में क्या होगा, ज्वाइंट होगा। तो यहाँ 2 H है, एक H यहाँ ज्वाइंट हुआ और एक H यहाँ ज्वाइंट हुआ, 2 H हो गया। तो यही दोनों H2O यहाँ लिखे हैं। फिर से समझ लें, यहाँ पर H कितना, 2, एक दिए इसको, एक दिए इसको, कितना हो गया, 2 हो गया। तो दोनों बन गया क्या, H2O, तो वहाँ दे दिए। तो समीकरण में हम लोग ऐसा लिखते नहीं हैं, लिखते क्या है, ये 2 वर्ण है, तो इसके लिए क्या करो, पीछे में 2 दे दो। यहाँ 2 बार है ना, तो पीछे में क्या करेंगे, इसका मतलब H2O कितना, 2, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना, 2। अब यहाँ देखो इसमें क्या बच गया, यहाँ क्या बचा, Na, कितना Na, 2 Na। तो SO4 4 है क्या, एक ही है, SO4 ब्रैकेट रहता ना तब 4 होता। तो Na हो गया 2 और SO4, इसका नाम हो जाएगा क्या, सोडियम, ये तो सोडियम है, और SO4 सल्फेट होता है, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। अब इसमें क्या है कि कोई भी हम अम्ल ले लेंगे, कोई भी हम भस्म ले लेंगे, रिएक्शन करा देंगे, क्या हो जाएगा, लवण और जल बन जाएगा। क्या करेंगे, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या बनेगा, लवण और जल बन जाएगा। इसको मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है। तो इसमें हो गया बनाने की विधि, ये लवण है, ध्यान रखना, ये लवण है, इसको न हम अम्ल कहेंगे और न उसको भस्म कहेंगे। ये क्या हो गया, जब भस्म का OH लवण का H अलग हट गया, बाकी जो दोनों बच गया, वो जो ज्वाइंट होता है तो क्या होता है, लवण होता है। ठीक, लवण का नामकरण, क्या है, लवण का नामकरण। अब यहां देखो, यह कौन सा लवण है, सोडियम क्लोराइड है ना, क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ क्या है लगा हुआ, इसके आधार पर ये कहलाएगा सोडियम लवण। समझ गया, और इसके आधार पर क्या कहलाएगा, क्लोराइड लवण। तुम लोग कह सकते हो कि एक ही लवण का 2 नाम हो गया, तो इसको हम सोडियम लवण कहेंगे या क्लोराइड लवण कहेंगे। ठीक है, यह बात आ सकती है। हाँ, वहाँ बोले and the
मतलब सोडियम बोले ना, हाँ सोडियम वहाँ पे NaCl, NH, ठीक है, आगे देखेंगे उसको भी। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये है शुरू वाला धन मूलक और ये हो गया कौन मूलक, ऋण मूलक। धन मूलक यानी प्लस वाला, ऋण मूलक यानी माइनस वाला। तो धन मूलक के आधार पर भी नामकरण होता है और ऋण मूलक के आधार पर भी नामकरण होता है। जब नामकरण होगा धन मूलक के आधार पर तो ऋण मूलक का इसमें महत्व नहीं रहता है, वह कोई भी रह सकता है। कुछ बोले और जब ऋण मूलक के आधार पर नामकरण होगा तो धन मूलक का आवश्यकता नहीं। माने उसका नाम का चर्चा नहीं होगा। यहाँ इस लाइन को तुम लोग नहीं समझे, आगे मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसमें तुम लोग अच्छी तरह से समझ जाओगे। तुम लोगों का दिमाग उस दिशा का है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सोडियम लवण, पूछ दिया कि सोडियम लवण का उदाहरण दे, ठीक है। NaCl तो यहाँ लिखा हुआ था तो बोल दिए। इसमें ऐसा लवण लेना है जिसमें धन मूलक सोडियम हो। सोडियम सल्फेट, बात समझिए, सोडियम लवण दैट मीन्स ऐसा लवण लेना है जिसमें धन मूलक क्या हो, सोडियम हो, सोडियम हो। जैसे सोडियम सल्फेट, यहाँ देखो क्या हो गया ये, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। यहाँ क्या हो गया, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम क्लोराइड, यहाँ क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। यहाँ क्या हो गया, सोडियम, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम और दे दीजिए। अब इसमें देखो कि धन मूलक के जगह पर हर जगह क्या है, Na, सोडियम है। तो ये हो गया सोडियम लवण, ठीक है। अब आगे देखो, हम एक उदाहरण लेते हैं। क्लोराइड लवण। क्लोराइड लवण किसको कहेंगे, जिसमें क्लोराइड, ऋण मूलक के स्थान पर क्या हो, Cl, क्लोराइड, Cl यानी क्लोराइड हो। जैसे NaCl, NaCl, KCl, LiCl, BiCl, यहाँ तो और लिखेगा तो CaCl2 और ऐसे और सब भी है। इसमें देखो हर जगह क्या है, Cl है। इसमें शुरू वाला का कोई महत्व दिए नाम में नहीं, नहीं दिए। अब प्रश्न करो, ऊपर में ऋण मूलक, नीचे में धन मूलक। इसमें यदि हम यहाँ इसको देखेंगे, सोडियम लवण लेना है ना, सोडियम लवण यानी जिसमें धन मूलक सब सोडियम हो। बात समझे, सब धन मूलक क्या हो, सब सोडियम हो। और जब क्लोराइड लवण लिए तो क्लोराइड क्या होता है, ऋण मूलक ना, धन मूलक नहीं ना। तो ऋण मूलक सब क्या हो, क्लोराइड, क्या हो जाए, क्लोराइड से क्लोराइड हो जाए। अब आगे ऊपर में लेते हैं उदाहरण। सल्फेट लवण, क्या कहेंगे, सल्फेट धनायन है कि ऋणायन, विलायन, ऋणायन है। यानी जिसमें जिसमें सल्फेट रहेगा वो सब क्या हो गया, विलायन, ऋणायन। जैसे कैसे होगा ये? सल्फेट कभी भी धनायन नहीं, ये हमेशा बाद में लिखा जाता है, ये ऋणायन है। तो यहाँ जैसे कैल्शियम सल्फेट हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट हुआ और ढेर सारा है। तो इसमें सल्फेट लवण यदि लिखे किसका ख्याल रखेंगे, सल्फेट, लवण, जो उसमें क्या लगा हो,
सल्फेट लगा हो, शुरू में क्या लगा हुआ है मतलब नहीं, उसको कोई मतलब नहीं रखना है उससे। H2SO4 हो सकता है। H2SO4 तो जानते हो कि यह अम्ल है। H2 2 नहीं लेगा। H2 लगा हुआ है ना शुरू में, H जैसे ही लग गया वो अम्ल किसका पहचान है? अम्ल का अम्ल का पहचान है। हाइड्रोजन तो अम्ल है। हाइड्रोजन जो लगेगा किसी मूलक में शुरू में तब अम्ल। अब जैसे रहेगा कैल्शियम लवण, मैग्नीशियम लवण, इस तरह से होते चले। इस तरह से ढेर सारा होगा। शायद यह बात तुम लोगों के दिमाग में आ गई होगी। यदि नहीं आई जी तो क्वेश्चन करें, क्रॉस क्वेश्चन। जी घुस गया। सल्फेट ऋण मूलक है, यानी इस पर माइनस चार्ज होता है, और कैल्शियम धन मूलक है, यानी इस पर प्लस चार्ज होता है। तो लवण का जो सूत्र लिखेंगे तो उसमें ऋण मूलक हमेशा बाद में लिखा जाएगा और धन मूलक हमेशा पहले लिखा जाएगा। तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? क्या प्रश्न आया? पोटेशियम सल्फेट का सूत्र। पूरे हाँ, और पहले इसका प्रश्न और बोलो। ये जानकारी रखना पड़ेगा। वैसे एक वीडियो डाल चुके हैं, सेकंड वीडियो इस वीडियो में फिर डालेंगे सूत्र से संबंधित, उसको देख लेना तो और क्लियर हो जाएगा। सल्फेट ऋण मूलक है, उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, इसलिए इस पर -2 चार्ज रहता है। क्या इधर एक क्वेश्चन आया? पोटेशियम सल्फेट। ये पोटेशियम सल्फेट कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल आसान है। कि वो क्या हो गया? पोटेशियम, और ये क्या हो गया? सल्फेट। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ 2 देना पड़ेगा। हो गया ये पोटेशियम सल्फेट। तो अभी हम लोग क्या देखे? लवणों का नाम लवण का नामकरण। अब देखते हैं लवणों का वर्गीकरण। लवणों का वर्गीकरण। लवण 3 प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण। हो गया। किसको कहें सामान्य लवण, किसको कहें अम्लीय लवण, किसको कहें भास्मिक लवण, तीनों को देखें। NaCl लिखे। यह बताओ कि अम्ल का इसमें H बचा हुआ है? क्या भस्म का OH बचा हुआ है? नहीं, तो न तो अम्ल का H बचा हुआ रहे भस्म का और न भस्म का OH बचा हुआ रहेगा, हो गया तो वो हो गया कौन लवण? सामान्य लवण। सामान्य लवण। ठीक, चलो अब लौटते अम्लीय लवण। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ NaHSO4, इसका नाम हो गया सोडियम बाइसल्फेट। अब ये बताओ कि क्या अम्ल का H इसमें बचा हुआ है? जी
अम्ल का यदि H कुछ बच जाए, कौन सा अम्ल कहलाएगा? हाँ, अम्लीय लवण। लेकिन जब नहीं बचे, जब H बच गया, अम्लीय लवण। और यदि इसमें OH बच जाए, सर स्टेप स्टेप 1 किए हैं। क्या बीच में OH दिए हैं? पीजी अपने पोस्ट देखो। OH PS PB। अब यहाँ देखो, OH है ना बचा हुआ? जी अम्ली OH बचा हुआ है। जी। इसका नाम क्या होगा? नाम तुम्हें बताओ। लेड। भास्मिक वो बोला नाम नहीं पूछे। वो भास्मिक लेड नाइट्रेट। नाइट्रेट। वैसे लेड नाइट्रेट हुआ, लेकिन भास्मिक प्रवृत्ति इसमें बचा हुआ है। फिर से इसको देख लें। जब अम्ल का H बच जाए तो अम्लीय लवण, तो अम्लीय लवण, और जब भस्म का OH बच जाए भास्मिक तो भास्मिक लवण। और न H बचे न OH बचे, कौन सा लवण हो जाएगा? सामान्य लवण। इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन है क्या? नहीं। नहीं है। वहाँ पर NaOH भी दे सकते थे सर। क्या? जब PbOH वहाँ पे NaOH भी नहीं होता। NaOH, वहाँ पे सर्च दिया आप, तो NaOH नहीं होता। NaOH यही ना? जी। जब NaOH देंगे तब तो भस्म पूरे ने घुसा दिए। Pb में OH लगा हुआ था, Pb में OH लगा हुआ था। दो, एक तो हट गया और एक रह गया। यह OH Pb का ही है। जैसे Na में OH था ना, उधर Pb में दो H था। एक H तो H से मिलकर H2O बन गया, और एक OH क्या हुआ? रह गया। रहने के कारण ये हो गया भास्मिक। मिटा दूं? अब आगे लवण के गुण या लवण के pH। pH के बारे में बताया गया है। लवण के pH, इसका pH माने pH के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। अच्छा लगता है। एक होता है उदासीन, दूसरा होता है अम्लीय, और तीसरा होता है क्षारीय। यह बताया जा चुका है कि भस्म का जलीय विलयन क्षारीय, क्षारीय का। अब देखो, अम्ल का पावर अलग अलग होता है। कोनो ज्यादा पावरफुल अम्ल होता है और कोनो क्या होता है? कम पावरफुल अम्ल होता है। भस्म भी कोनो ज्यादा पावरफुल होता है, कोनो कम होता है। और ये कम और ज्यादा निर्भर किस पर करता है? लवण उसमें जो H लगा रहता है, उसमें जो OH लगा रहता है, उस पर निर्भर करता है। जैसे सिंगल एच रहेगा तो कम हुआ। यदि 1,00,000 अणु अम्ल का पानी में डाला गया
और 1 लाख में मात्र 10,000 ही H अलग हुआ एक जगह। दूसरा बर्तन में 1 लाख अणु डाला गया अम्ल का, उसमें 90,000 अलग हो गया, 10,000 अलग नहीं हुआ। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा अलग हो वह उतना ज़्यादा पावरफुल अम्ल माना जाता है। तो दोनों में से किसको पावरफुल माना जाएगा? 90,000 वाला। तो सब अम्ल एक जैसा हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करता है। जो ज़्यादा हाइड्रोजन को रिलीज करेगा यानी तो ज़्यादा पावरफुल यानी प्रबल अम्ल कहलाएगा, और जो कम को रिलीज करता है और बाकी सब लगा हुआ ही रह जाता है तो दुर्बल अम्ल हुआ। यदि अम्ल भी दुर्बल हो, यदि अम्ल भी प्रबल हो, ध्यान दें, प्रबल अम्ल और प्लस प्रबल भस्म, यानी दोनों प्रबल हो, दोनों पावरफुल हो। 90,000 यदि H निकला तो 90,000 OH भी आ गया, तो दोनों जुट गया। न H बचा न OH बचा, तो ये हो गया क्या? उदासीन हो गया। ठीक। अब है अम्लीय, इसमें अम्लीयन हो गया, तो ये पावरफुल यानी प्रबल अम्ल रहेगा। और भस्म कैसा? दुर्बल भस्म। ठीक है। तो इसमें अम्ल जो डाला जाएगा वो तो ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और भस्म तो कमजोर है या OH कम ही रिलीज करेगा। जब कम रिलीज किया तो OH जितना मान लो 10,000 है तो 10,000 H के साथ तो ज्वाइंट हो जाएगा, बाकी 80,000 क्या होगा? H बचा हुआ रहेगा। इसलिए यह जो जलीय विलयन होता है क्या हो जाता है? अम्लीय। और इसका विलयन क्या है? क्षारीय। इसका मतलब अम्ल कैसा होगा? इसका दुर्बल होगा। और भस्म कैसा होगा? यानी जब प्रबल अम्ल प्रबल भस्म से अभिक्रिया करके लवण बनावे वह लवण उदासीन। जब प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म से अभिक्रिया करके लवण बनावे तो अम्लीय लवण, और जब दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्षारीय लवण होगा या भस्मीय लवण। दोनों पावरफुल तो उदासीन हो जाएगा। बात समझा? अम्ल भी पावरफुल यानी प्रबल और भस्म भी प्रबल, तो दोनों का हाइड्रोजन, दोनों का एक का हाइड्रोजन दूसरे का OH जितना बना सब रिएक्ट कर गया, सब H2O बना दिया, न H बचा न OH बचा। वैसे रिएक्शन में तो हम लोग दिखाते हैं एक ही H एक ही OH, तो एक ही H एक ही OH नहीं रहता है, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। आगे बढ़े। अब है कुछ उपयोगी लवण। ठीक है, कुछ उपयोगी लवण। अब लवण के बारे में जानेंगे। तो यहाँ 2-4 लवण दिया हुआ है, आगे भी 11वीं 12वीं में तुम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो लवण के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे प्राय 3-4 चीज उसमें पढ़ा जाता है कि लवण कैसे बनाया जाता है, लवण का गुण क्या है,
लवण का उपयोग क्या है? बात समझे? कौन कौन चीज? लवण का गुण क्या है? लवण का नहीं, लवण बनाया कैसे जाता है, लवण बनाया कैसे? पहला पॉइंट, लवण का गुण पहला पॉइंट यही रहेगा, लवण बनाया उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है। लवण बनाया कैसे? लवण बनाया कैसे जाता है, लवण का गुण, लवण का गुण क्या है, लवण का उपयोग क्या है? लवण का उपयोग क्या है। लवण तो बहुत तरह का है, कुछ लवण के बारे में देखेंगे। तो पहला लवण ले लेते हैं, यही जाना पहचाना, उपयोग कैसे किया जाता है, बनाया कैसे? ये क्या हो गया, बनाया कैसे जाता है? गुण कैसे? उपयोग कैसे? सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तुम लोग देखे हो क्या? जी, नमक। हाँ बिल्कुल सही कहा, नमक यह तो हम लोग डेली का डेली खाते हैं, यानी नमक का सूत्र यही है, यानी ये क्या है, नमक है, नमक हो गया। ठीक, अब रही बात कि यह बनाया कैसे जाता है, यही ना? समुद्र के पानी में लवण। लवण होता है, तो कहोगे ये लवण आता कहाँ से है, यह दिमाग में बात आ सकती है। तो उदाहरण मतलब शुरू करते हैं यहीं से। मान लेते हैं हम लोग नमक खाए, खाने के बाद शरीर से निकला, चाहे पसीना के रूप में निकला, पेशाब के रूप में निकला, या जिस रूप में निकला, लवण निकला, तो हम लोग क्या किया, स्नान किए। तो स्नान किए, नमक का अंश होता है उसमें बहुत। कुछ लोगों के शरीर पर देखोगे गर्मी के समय में जब पसीना बहुत जाएगा और उसके बाद यदि वो ठंडाएगा, पसीना उसका सूखेगा, तो उजला उजला नमक, महीन महीन नमक के जैसे उसमें के शरीर पर स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ऐसे ऐसे करेगा उसको तो खरखरा टाइप का रहेगा। गौर से देखना, किसी किसी के शरीर में ऐसा होता है, खरखरा कन जैसे होगा। तो हम लोग आते हैं कि ये कैसे, तो हम लोग स्नान किए, सब लवण हमारे शरीर पर से जितना लगा हुआ था गल करके नीचे और नाला होकर के बाहर बाहर जमा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। वर्षा हुई तो वहां भी वो लवण क्या हुआ, नमक तो गलेगा ही, नमक गल गया, वहां से चला गया खेत उत में। अब वहां से क्या हो गया, मैंने छोटी नदी, अब वहां से कहाँ चला गया, बड़ी नदी। बड़ी नदी। बड़ी महासागर। अब बड़ी नदी से चला गया कहाँ, महासागर। समुद्र में। तो लवण तो यानी नमक तो पहुंच गया कहाँ, समुद्र में पहुंच गया। अब वहां से वापस जा आ जाए यहाँ तब ना, वहां से वापस आता नहीं है। वहां पर क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। यहाँ से क्या गया, लवण भी गया यानी नमक भी गया और पानी भी गया नदी नाला होते हुए, लेकिन वहां से लौटा कौन चीज, नहीं, वहां पानी का वाष्पीकरण हुआ, जो ऊपर बादल बना और वही इधर आकर के वर्षा हो गई, नमक रह गया वहीं, पानी आ गया फिर यहाँ। ये प्रक्रिया चलती है। समुद्र है, समुद्र तो ये धार और जाते रहता है ना बहुत दूर तक, और समुद्र जो है वहीं पे स्टॉप है कि उससे आगे ही जाते रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। इतनी नदियां हैं जो बाढ़ आ जाती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, देश के राज्य के लोग परेशान होते रहते हैं, लेकिन इतना पानी जब जाते रहता है फिर समुद्र से कहाँ चला जाता है, यही ना।
स्टॉप है कि उससे आगे है। समझ गए। अब ये बताओ, एक पोखर है, उसमें मतलब पोखर के किनारे में एक चापाकल है जहाँ लोग स्नान करता है डेली का डेली, कोई न कोई पैर धोता है। क्या उस पोखर में बाढ़ आ जाएगी? कभी नहीं। समुद्र में तो बहुत ज्यादा पानी है। कभी बाढ़ आएगी क्या? क्यों नहीं? क्योंकि पोखर की कैपेसिटी जितनी है उसके अनुपात में चापाकल की कैपेसिटी बहुत कम है। उस पानी से उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो वही बात है कि यहाँ तो लगता है कि बहुत पानी है, लेकिन ये सब पानी उसमें चले जाने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब तुम लोग इस बात को समझ गए होंगे लवण के मामले में। तो हमारे शरीर से लवण वर्षा जल नदी नाला के द्वारा चला गया कहाँ? समुद्र में। पानी तो वापस आया और नमक वहाँ धीरे धीरे जो भी गया सब रह गया, धीरे धीरे बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा। यही कारण है कि समुद्र का जो पानी होता है वह खारा होता है, यानी नमकीन होता है ज्यादा। तब करता क्या है, उसी पानी को एक जगह जमा करके और उसको मन उसका जो पानी का अंश है उसको उड़ा देता है, सुखा देता है और नमक को अपना पैक बना करके इधर सप्लाई कर देता है। तो हम लोग यहाँ खाते हैं। आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन अलग से मिला था होगा ना। अब रही बात, तुम लोगों ने कहा आयोडीन युक्त नमक, ये नमक वो नमक, ठीक है, पतंजलि नमक। ठीक है। तो ये नमक बनता कैसे उसके बारे में तो हम लोग जाने। अब कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग विचार करते हैं, कुछ तथ्य के बारे में। यदि हम लोग लैब में नमक बनाना चाहें, यानी प्रयोगशाला में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे तो नमक बन जाएगा। ये जल तो उड़ जाएगा, नमक बचा हुआ रह जाएगा, हम लोग आराम से नमक बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन HCl ये सब देह शरीर पर नहीं पड़े। 95% ध्यान दो, जितना नमक इधर सप्लाई हो रहा है 95% नमक जो है समुद्र से क्या प्राप्त होता है, ठीक, समुद्र से। उसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सर ये सब नमक खाने वाला है। ये सब भी अशुद्धि के रूप में यानी कचरा के रूप में मिला रहता है थोड़ा थोड़ा। अब समुद्र है तो उसमें तो ढेर तरह का ना पानी होगा। समुद्र में से सुखा करके लाया, बोरा पैक करके हमारे किचन में आया, सब्जी में डाले, मुंह में डाले, फिर निकला निकला तो फिर स्नान किए, लेटरिन गए, पेशाब करने गए, सब बाहर आया, फिर स्नान अभी वर्षा हुई, नदी नाला के होते हुए फिर वहीं पहुंच गया, वहां से फिर सुखा कर फिर लेते आए। यही क्रम चलता रहता है। तो शुरू में वही हुआ, घूम रहा है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रहा है। बनाना हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिएक्शन करा तो बन जाएगा।
अब एक चीज है काला सिंधा नमक। मिट्टी को मिट्टी चिकनी खा लेना। यह नमक जो है मिट्टी में कोड़ करके निकाला जाता है। लगा रहता है काला नमक। कौन सा? यह जो है काला संदा नमक। मिट्टी को कोड़ करके प्राप्त किया जाता है। इसमें अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी होती है, जिसके कारण इसका रंग थोड़ा चेंज हो जाता है। अब तुम लोगों के द्वारा प्रश्न किया गया आयोडीन युक्त नमक। बहुत से विद्यार्थी के मुंह से हम सुने हैं कि सोडियम आयोडाइड जब वही हो गया लवण, नहीं नमक, लेकिन बात ऐसी नहीं है। नमक होता है सोडियम क्लोराइड, 39 मिनट हो चुका है। ठीक है। और आयोडाइड बनाने के लिए आयोड जोड़ दिया। आयोडाइड यानी आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए इसमें पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है कम मात्रा क्या में। लिखेंगे सर? संदा नमक। पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है? मिला दिया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? आयोडेट, आयोडेट डोए का टो, आयोडेट पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड क्यों मिलाया जाता है? यदि यह नहीं मिलाया जाएगा इससे घेघा रोग हो जाएगा। नहीं मिलाया जाएगा तब। तब यानी ग्वाइटर जिसको कहते हो, यहाँ जो बढ़ जाता है वही बीमारी हो जाएगा। पोटेशियम उसको आयोडेट। खूब नमक अति आयोडीन खिलाएंगे तब वो सटक जाएगा, खत्म हो पोटेशियम जाएगा। आयोडाइड। या इसके बारे में और आगे की खा लिए नहीं खाए बढ़ गया, खाएंगे तो सड़क जाएगा, मेडिकल डिपार्टमेंट में पूछ लेना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब है इसका कि उपयोग क्या है। उपयोग भोजन में पोटेशियम आयोडाइड। एक चीज जानोगे परिरक्षक में, परिरक्षक क्या होता है? रानी को यानी नमक जिसमें डाल दोगे ना परिरक्षक हो गया, तो वह चीज बहुत दिन टिकेगा। जैसे अचार। जैसे अचार नम सर इसमें तुरंत फट जाता है तो कहाँ बहुत दिन टिकता है। परिरक्षक का काम चावल बना देंगे, नमक ही करता है। चावल बना देंगे उसमें नमक दे देंगे तो भी हो जाएगा। तुमने कहा चावल बना देंगे, सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि और सब चीज है जिसमें नमक ज्यादा मात्रा में दो, कंसंट्रेट करो, मान लीजिए 6 महीना रहे इतना नमक डालो कि उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। तो अचार में भी इतनी नमक देते हैं ना, इतना देते हैं। उसका देखना कितना डाला जाता है, शुरू में ज्यादा नमक डाला जाता है, सब्जी में भी ज्यादा देंगे। उस अनुपात में बहुत कम होता है। पानी का अंश सब्जी में ज्यादा होता है, उसमें पानी का अंश कम होता है। पानी का अंश को सुखा दिया जाता है सब्जी और नमक का अंश बचा हुआ रहता है। वही नमक जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है, परिरक्षक का काम करता है। कहने का तात्पर्य है कि अचार वगैरह में जो नमक डाला जाता है थोड़ा ज़्यादा करके अब पानी का अंश को कम कर दिया जाता है तो वो लंबा समय तक रह जाता है। यह काम सोडियम क्लोराइड करता है, ठीक है। परिरक्षक वही वो ज़्यादा लंबा समय तक रखता है, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। और लवण का ढेर सारा काम है, हम लोग तो डेली का डेली यूज करते हैं जी भोजन के रूप में, करते हैं कि नहीं? ढेर सारा फैक्ट्री है जिसमें सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। जैसे मान लो दालमोट फैक्ट्री, रुचि भोग दाल को देखना लाभ। हाँ, या मान लो कुरकुरे या जो भी है, बहुत चीज ऐसा है, आदर्श भुजिया है, हम बहुत सा चीज है, ढेर सारा उद्योग है जिसमें
इसका प्रयोग होता है। समाप्त नहीं हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह भी इससे बनाया जाता है। तो इस तरह से इसका उपयोग समाप्त हुआ। अब आगे अगला क्लास में देखेंगे 3-4 लवण और बचा हुआ, यानी 1 बता दिए हैं और 5 और बाकी है। 5 लवण बता करके चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।